तब से लेकर आज तक लोअर कोर्ट में चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए और जो एलिगेशन दिल्ली पुलिस लगा रही है इन आंदोलनकारियों पे, उसकी हकीकत यह है कि तकरीबन 60 बार जब ये छोटी अदालतों में मामला चल रहा था, ट्रायल कोर्ट में ये मामला चल रहा है जहां पे 60 बार वहां जज साहब छुट्टी पे थे जब इसकी सुनवाई हुई। तकरीबन जो 3 महीने के आसपास चले वो पूरे देश ने देखे और वो कोविड के कारण लोगों ने अपनी स्वेच्छा से उन प्रोटेस्ट को बंद किया और उसी बंद होने के बाद लगातार एक एक करके एंटी-सीए प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया, जिसकी पहली अरेस्ट इस केस में, जिसको FIR 59 कहा जाता है, जिसमें कॉन्स्पिरेसी की बात कही गई है, उसमें पहली अरेस्ट 24 मार्च 2020 को खालिद सैफी और इशरत जहां को हुई। जिस दिन ये अरेस्ट हुई उस दिन इशरत जहां को जो दूसरे मामले उनके ऊपर लगाए गए थे उसमें बेल मिल गई थी। बाद में इस पूरे केस में UAPA लगाया गया, जिसमें उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर, अतहर, शादाब, सलीम मुन्ना, तस्नीम, सलीम खान, ये लोग अभी भी जेल में हैं और कुछ लोगों को बेल मिल चुकी है। अब जिन लोगों को ये बेल मिली है या बेल नहीं मिल सकी है, लगातार हमने देखा कि हाई कोर्ट में किस तरह से इस केस में सुनवाई चली, लेकिन जजमेंट आए और जिस तरह से आखिरी में आए उसने बहुत निराशा पैदा करी। पहले ये केस जस्टिस सिद्धार्थ मर्दुल की अदालत में चला, तकरीबन 1 साल केस चला और 8 महीने के आसपास ये केस रिजर्व रहा और उनका ट्रांसफर हो गया। उनको चीफ जस्टिस मणिपुर का बनाकर भेज दिया गया। फिर दूसरे जज साहब आए, जस्टिस केत, उन्होंने इस केस की तकरीबन साल भर सुनवाई करी। 6 से 8 महीने उनकी अदालत में ऑर्डर रिजर्व रहा। फिर उनको चीफ जस्टिस जबलपुर बनाकर मध्य प्रदेश में भेज दिया गया। फिर जस्टिस चावला की बेंच ने इसकी सुनवाई शुरू करी और जो सुनवाई तकरीबन 8 महीने से ज्यादा हुई, उसमें 8 सेकंड के अंदर एक सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया कि इनकी बेल खारिज करी जाती है। और जो ऑर्डर आया उसने जो बात कही गई कि जो रीजंस उसमें दिए गए बेल खारिज होने के, वो अपने आप में बहुत निराशा पैदा करने वाले थे माननीय न्यायालय की तरफ से। हम सबको उससे बहुत निराशा पैदा हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम होगा कि 2 दिन पहले इस पूरे मामले में जवाब दिया गया कि जवाब यह दिया गया कि इन लोगों ने जानबूझ के डिले किया है और इसी कारण ट्रायल नहीं शुरू हो चुका। मैंने जैसे आपको बताया कि पहली अरेस्ट इस मामले में 24 मार्च 2020 को हुई थी और आज हम लोग ये बातचीत 2025 के नवंबर में कर रहे हैं और उमर खालिद की अरेस्ट 13 सितंबर 2020 को हुई थी। तब से लेकर आज तक लोअर कोर्ट में चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए और जो एलिगेशन दिल्ली पुलिस लगा रही है इन आंदोलनकारियों पे, उसकी हकीकत यह है कि तकरीबन 60 बार जब ये छोटी अदालतों में मामला चल रहा था, ट्रायल कोर्ट में ये मामला चल रहा है जहां पे 60 बार वहां जज साहब छुट्टी पे थे जब इसकी सुनवाई हुई। तकरीबन 55 बार जो है सरकारी वकील मौजूद नहीं थे, सरकारी वकील जो है वो आए ही नहीं थे। 60 के आसपास बार जज साहब छुट्टी पे थे, 60 के आसपास जो है वो सरकारी वकील नहीं आए 59 टाइम्स। 26 बार ऐसा हुआ कि हियरिंग पड़ी लेकिन समय की कमी के कारण उसके पहले वाले मैटर्स इतने लंबे थे कि समय की कमी के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। फिर 4 या 5 बार ऐसा हुआ कि इस मामले की जो सुनवाई होनी थी उस समय स्ट्राइक चल रही थी वकीलों की, तो जज का ना आना भी उन लोगों की जिम्मेदारी है जो जेल में है। सरकारी वकील का छुट्टी लेना भी उस आदमी की जिम्मेदारी है जो जेल में है।
या समय की कमी के कारण उस तारीख पे सुनवाई न हो पाना भी उसकी जिम्मेदारी है जो जेल में है, और अगर अदालत में वकीलों की स्ट्राइक थी तो यह भी उसकी जिम्मेदारी है जो जेल में था। यही जवाब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दिया है कि ये लोग चाह रहे हैं कि लंबा खींचा जाए और सिंपैथी लेके बेल लेना चाहिए। सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देश का यह कानून साफ साफ कहता है कि बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन। और ये एक्सेप्शन भी हम तब डिस्कस कर रहे हैं जब 5.5 साल हो चुके हैं और अदालतों में आज तक चार्जेस फ्रेम नहीं हो चुके हैं, आज तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। इसी अदालत में 2 दिन पहले यह कहा गया कि व्हाट्सएप ग्रुप में थे, इसलिए जो है जिस व्हाट्सएप ग्रुप की बात हो रही है उसमें 250 के आसपास, 200 के ऊपर लोग थे। तो क्या व्हाट्सएप ग्रुप किसी आदमी को 5 साल से ज्यादा जेल में रखने के लिए सफिशिएंट है? ये भी देखने वाली बात है कि इन तमाम लोगों पर, जो लोग ये जेल में हैं जिनके मैंने नाम लिए, उन सारों पर दूसरे बहुत ढेर सारे चार्जेस लगाए गए। और ये शायद दिल्ली पुलिस को भी यकीन था कि जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, इनको बेल मिल जाएगी, इसलिए इनके ऊपर ड्रैकोनियन लॉ यूएपीए लगाया गया। उमर खालिद के ऊपर एक एफआईआर है 101, जिसमें यह कहा गया कि उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया और असला लूटने की भी बात करी। उस समय उमर खालिद, जिसपे यह कहा गया कि पुलिस वालों पर डायरेक्ट अटैक किया है, खुरेजी खास में एफआईआर हुई, उस समय उमर खालिद शहर में ही नहीं थे। शर्जील इमाम को जिस कॉन्स्पिरेसी के लिए जेल में रखा गया है, उससे 2 महीने पहले वो दूसरे चार्जेस में अरेस्ट हो चुके थे, उसमें उनको बेल मिल चुकी है। गुलफिशा फातिमा को यह कहा जा रहा है कि वो पिंजरा तोड़ की सदस्य थी, तो बाकी जिन लोगों को माननीय अदालत जो है वो बेल दे चुकी है, वो भी पिंजरा तोड़ के सदस्य थे। तो किसी संगठन के दूसरे लोगों को बेल मिल जाए, तो ये जो दलीलें पुलिस की तरफ से दी जा रही हैं और जो डिले टैक्टिक्स है, उससे लग रहा है कि सरकार जानबूझकर इस पूरे मामले को खींच रही है, देरी कर रही है, और उसकी मंशा यह है कि किसी तरीके से ये लोग जेल में डाले जाएं। इसीलिए इन पर यूएपीए लगाया गया है, और यूएपीए में हम सबको मालूम है कि बेल को बिल्कुल इम्पॉसिबल बनाया जाता है, और हम सब लोग भी इसीलिए इस काले कानून का विरोध करते हैं। हमें आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच इस समय सुनवाई कर रही है, जिसमें मंडे में सुनवाई होगी, 2 लोगों की सुनवाई के वकीलों ने अपना पक्ष रखा है सरकारी हलफनामे के जवाब में, उमर खालिद के वकील ने और गुलफिशा फातिमा के वकील ने। अब शर्जील इमाम और मिरान हैदर, 4 लोग अभी गए सुप्रीम कोर्ट, वो अपना पक्ष रखेंगे। हमें उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें इन आंदोलनकारियों को, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हिस्सा थे, उनको बेल मिलेगी, और उसके साथ साथ बाकी लोग भी जेल से बाहर आएंगे। इसके साथ साथ प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब ने एसआईआर की बात करी। आप सबको ये मालूम होगा कि 12 राज्यों में और भी एसआईआर का अनाउंसमेंट हुआ है बिहार के साथ, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसा देश का सबसे बड़ा राज्य भी शामिल है, और उसके साथ साथ गुजरात है, राजस्थान है, कर्नाटक और तमिलनाडु। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज में, कि बिहार में अभी तक ये एक्सरसाइज फेल रही, और उस पूरी एक्सरसाइज के नतीजे में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, उस पे चुनाव आयोग ने अभी तक कोई बात नहीं करी, कोई काम नहीं किया। आप सबको मालूम होगा जो 65 लाख लोग निकाले गए, उसमें से ये कहा गया कि 22 लाख लोग मर गए हैं। वो तमाम लोग मीडिया के सामने भी आए, सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात रखी उन्होंने, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे कि हमको एसआईआर के प्रोसेस से मार दिया गया है, हम जिंदा हैं। अभी तक चुनाव आयोग ने इस बारे में कोई बात नहीं करी कि जिन लोगों के नाम इस गड़बड़ी के कारण चले गए हैं, वो इस लोकतांत्रिक पर्व चुनाव में कैसे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में आप सबको मालूम है कि तकरीबन 2,92,000 वोटर आईडीज ऐसी बनी है जिनके कोई एड्रेस नहीं है, जिनमें 0 भी मौजूद है, यानी कि एड्रेस की जगह 0 मौजूद है। एक घर बिहार में बाराचेटी के इलाके में मकान नंबर 6 में 855 वोटर आईडीज इशू किए गए हैं।
तो ये कैसे हो रहा है, उसके बावजूद इसके इस पूरे प्रोसेस को रिजॉल्व करने के बावजूद 700 के आसपास एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एपिक नंबर के कार्ड जो है वो रिलीज हुए हैं। तो इन तमाम गड़बड़ियों को पहले सॉल्व करने के बाद, फिर चुनाव होने के बाद, फिर दूसरे राज्यों में ये उम्मीद करी जाती थी कि अभी चुनाव में समय है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो बहुत समय है, राजस्थान के चुनाव में तकरीबन 3 साल से ज्यादा है, उसी तरह दूसरे राज्यों में चुनाव में समय। तो इतनी हड़बड़ी में मात्र 30 दिन के समय में कैसे ये पूरी एक्सरसाइज उस स्टेट की हो सकती है जिसकी आबादी 25 करोड़ है। आप ये सपोज करिए कि अगर कोई एक आदमी उत्तर प्रदेश का बंबई किसी काम से गया है, तो रेलवे से अगर वो वापस आना चाहेगा तो 1 महीने तक तो उसको टिकट नहीं मिलेगा, और आप 4 दिसंबर को इस पूरी एसआईआर की एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। तो बिहार में एसआईआर के प्रोसेस में बहुत बड़ी गड़बड़ियां मिली हैं, जिसको रिजॉल्व करे बगैर चुनाव आयोग अगर दूसरे स्टेट में इस पूरी गड़बड़ियों को रिजॉल्व करे बगैर दूसरे स्टेट में कर रहा है, तो हम इसका विरोध, एपीसीआर भी सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है, उसका तो विरोध हम करेंगे ही करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और उसके साथ साथ इस पूरे प्रोसेस में आम आवाम को सहयोग करने के लिए हम कई संगठनों के साथ मिलकर एक हेल्पलाइन भी जारी करेंगे, जिससे उन तमाम राज्यों में जहां साक्षरता दर बहुत कम है, जहां पर लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको सहयोग करके उनका फॉर्म भराया जा सके। क्योंकि बिहार की एसआईआर में यह मालूम चला था कि कोई बीएलओ किसी के घर नहीं गया, मात्र 5% लोग थे जिनको रसीद दी गई। लोगों को पता चला कि जब वो फॉर्म भरने गए तो बीएलओ ने उनके फॉर्म भर दिए, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया किसी को नहीं मालूम है। तो ये पूरा प्रोसेस एसआईआर का भी अपने आप में चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा करता है। बिहार के चुनावों में आज से 2 दिन पहले तक, यानी कि चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद तक 10-10 हजार रुपए सरकार के द्वारा महिलाओं को ट्रांसफर किए गए, जो कि चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग खामोश है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग पर सवाल पैदा करती है। धन्यवाद।